नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम सा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है राजस्थान के अपवाह तंत्र। इसके हम फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, और आज इसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आता है यह टॉपिक, जल संरक्षण। इस टॉपिक को हम अलग भी मान सकते हैं और इसके अंतर्गत भी मान सकते हैं, क्योंकि जल संरक्षण के प्राचीन तरीके और वर्तमान तरीके और उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे हम। जल संरक्षण कितनी तरह से होता है, कहां कहां पे जल मिलता है, किस किस परंपरागत तरीके से हम जल का संरक्षण करते हैं और उनके प्रकार किस तरह के हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की हमारा राजस्थान और पर्यावरण अध्ययन की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जल संरक्षण। राजस्थान में जल संरक्षण कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके से होता है, पहले इसके लिए विश्व संदर्भ को थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसमें से हमें पता है कि पृथ्वी पर दो तरह के मंडल हैं, एक जल मंडल और दूसरा स्थल मंडल। जल मंडल 70.8% भाग पर जल मंडल है, जबकि 29.2% भाग पर स्थल मंडल है। जल मंडल में की भूमि की बात करें तो 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर में केवल जल ही जल है, और स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल 14.83 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 14.83 करोड़ वर्ग किलोमीटर में स्थल मंडल है, जबकि जल मंडल 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जलमंडल की बात करें कि जलमंडल के अंतर्गत आता क्या क्या है, जलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल में क्या क्या चीज आती हैं। तो जलमंडल में महासागर आते हैं, सागर आते हैं, खाड़ियां आती हैं, नदी, तालाब, झील और अन्य जल संसाधन, ये सभी जहां पर जल पाया जाता है वो सभी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और स्थल मंडल में महाद्वीप आते हैं, स्थल आकृति आते हैं, पर्वत, पठार, मैदान और अन्य उच्चावच ऊंची भूमि आती है। ये सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल की बात करें जो कि पृथ्वी के 70.8% हिस्से पर है और 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है, तो इस जल को हम स्टडी करने के लिए दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो महासागरीय जल और दूसरा ताजा जल या पीने योग्य जल। महासागरीय जल होता है वो लवणीय जल होता है, पीने योग्य जल नहीं होता है। महासागरीय कुल जल का महासागरीय जल कितना है? 97.39% महासागरीय जल है, यानी कि 97.39% तो महासागरीय जल है जो कि पीने योग्य नहीं है, हमारे काम के योग्य नहीं है। लेकिन ताजा जल या पीने योग्य जल कितना बचता है? 2.61%। कुछ किताबों में यह 2.75% भी लिखा हुआ है। तो यह 2.61% बचता है पीने योग्य जल। इस पीने योग्य जल को फिर हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक तो ग्लेशियर जिसे हिमनद कहते हैं, दूसरा भूमिगत जल और तीसरा सतही जल। जो ग्लेशियर या हिमनद हैं, कुल उपलब्ध ताजा जल यानी कि 2.61% जो ताजा जल उपलब्ध है उसका 2/3 भाग, लगभग 67% भाग तो ग्लेशियरों के अंदर है, बर्फ के तौर पे पहाड़ों पर जमा हुआ है, पहाड़ों पे या ध्रुवों पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और 1/4 भाग भूमिगत जल के रूप में है
और जो सतही जल है वो केवल 1/12 भाग है, यानी कि इसका केवल 1/12 भाग सतही जल है। दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है भारत के भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में 5.5% है। राजस्थान का जल भंडार भारत के कुल जल भंडार का लगभग 1% है मात्र। राजस्थान में जल भंडार भारत के कुल जल भंडार का लगभग 1% हिस्सा है। इस 1% जल भंडार को अगर बांटें तो सतही जल और भूमिगत जल, दो तरह का जल मिलता है राजस्थान में, सतही जल मिलता है और भूमिगत जल मिलता है। सतही जल 1.16% है जबकि भूमिगत जल 1.70% है। सतही जल 1.16% है और भूमिगत जल 1.7% है। सतही जल कौन सा होता है? नदी, तालाब और झीलों में जो पानी मिलता है वो सतही जल कहलाता है, और वर्षा के जल के रूप में जो पानी हो भूमि के अंदर चला जाता है या भूमि से को खोदकर कुएं या नलकूपों से निकाला जाता है वो भूमिगत जल कहलाता है। अब बात करते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि राजस्थान का जल संरक्षण। राजस्थान में जल संरक्षण कितने प्रकार से होता है? तो राजस्थान में जल संरक्षण की दो विधियां हैं, एक तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियां और दूसरी आधुनिक जल संरक्षण की विधि। परंपरागत जल संरक्षण की विधि को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि और दूसरा है परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि। यानी कि एक तो जल संरक्षण की परंपरागत जल संरक्षण की विधि और एक वर्षा के जल को संरक्षण करने की विधि। दोनों एक ही चीज है पर थोड़ा सा अंतर है, एक वर्षा के जल को संरक्षण करना है और एक जल को संरक्षण करना है। जल को संरक्षण करने की विधि, परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन कौन सी है? तालाब, बावड़ी, झील, नाडी, टोबा, कुई, टांका, ये तरीके हैं परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के। और वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन कौन सी है? खड़ीन है, आगोर है, मदार है, झालरा है, नेस्टा है, ये वर्षा के जल संरक्षण की विधियां हैं। अब क्वेश्चन हमारा, इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बन सकता है कि निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। वो चार विधियों के नाम देगा, खड़ीन, टोबा, नाली और कुई। तो इसका उत्तर होगा नाली, क्योंकि नाली घग्गर नदी का पाट क्षेत्र को कहते हैं। घग्गर नदी का जो बेसिन होता है उसे पाट कहते हैं और पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं। यानी कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसे नाली या पाट कहते हैं। दूसरा, इस तरह से भी पूछ सकता है कि वर्षा जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल के संरक्षण का क्या उद्देश्य है? और उद्देश्य दे दे, जैसे पहला कृषि कार्य दे दे, दूसरा औद्योगिक विकास दे दे, तीसरा भूमिगत जल में वृद्धि दे दे और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं दे दे। तो इसका सटीक उत्तर होगा भूमिगत जल में वृद्धि करना ही वर्षा के जल के संरक्षण का उद्देश्य होता है, क्योंकि वर्षा के जल से कोई औद्योगिक विकास होने की संभावना कम रहती है, होती है मगर कम रहती है, कंपैरेटिवली कम होती है। भूमिगत जल में वृद्धि इसकी अच्छा ऑप्शन है इसमें। राजस्थान में भू संरक्षण की स्थिति, कुल मिला के भूजल जो है राजस्थान में भूमिगत जल वो 1.7% है या 1.70% है। इस जल को भारत सरकार के भूजल सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और उस सर्वे में राजस्थान के जिलों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं कि भूमिगत जल की दृष्टि से कुछ सुरक्षित जिले हैं, कुछ अर्ध संवेदनशील जिले हैं और कुछ संवेदनशील जिले हैं। इन 3 में बांटा है। तो भूमिगत जल की दृष्टि से सुरक्षित जिले राजस्थान में मात्र 3 हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। जहां के अधिकतर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है वो जिले भूमिगत जल की दृष्टि से सुरक्षित हैं।
गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। अगर क्षेत्र पूछे तो हनुमानगढ़ और गंगानगर को घग्गर प्रदेश कहते हैं, घग्गर प्रदेश है, और बांसवाड़ा माही बेसिन का क्षेत्र है, माही बेसिन है। और अर्ध संवेदनशील जिले, दूसरा है अर्ध संवेदनशील जिले। तो अर्ध संवेदनशील जिलों में टोंक और कोटा 2 जिले आते हैं, और संवेदनशील जिले में बचा हुआ शेष राजस्थान के 28 जिले संवेदनशील जिलों में आते हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दृष्टि से राजस्थान के डार्क जोन कौन कौन से हैं? इसने सर्वे में कुछ डार्क जोन और बनाए हैं। राजस्थान के डार्क जोन घोषित किए हैं कि जहां के भूमिगत जल समाप्त हो गया है या समाप्ति की ओर है। ऐसे इन्होंने 11 जिले बताए हैं। 11 जिलों के 35 ब्लॉक हैं। डार्क जोन कहते किसे हैं? डार्क जोन वह क्षेत्र होता है जहां निरंतर दोहन से भूमिगत जल समाप्त हो गया है या समाप्ति के कगार पर है, वो हिस्सा, वो जगह डार्क जोन कहलाती है। ऐसे 11 जिले हैं और इन 11 जिलों की 35 ब्लॉक या 35 खंड हैं। जिले कौन कौन से हैं? 11। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू, चित्तौड़, करौली और अजमेर। ये 11 जिले हैं जहां के भूमिगत समाप्त हो रहा है या होने की ओर है। अब राजस्थान में परंपरागत या गैर परंपरागत, परंपरागत या आधुनिक जल संरक्षण की विधियों के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं जल संरक्षण के लिए। राजस्थान में वही 2 विधियां अभी हमने पढ़ी चुके हैं पहले, कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि है और दूसरी आधुनिक जल संरक्षण की विधि है। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि में हम कौन कौन सी विधियां पढ़ते हैं और आधुनिक जल संरक्षण की विधि में कौन कौन सी विधि पढ़ते हैं वो देखते हैं। पहले परंपरागत जल संरक्षण की विधि, तो इसमें आता है आगोर, मदार, खड़ीन, नेस्टा, झालरा, जोहड़, टांका, कुई, टोबा, नाड़ी, बावड़ी, तालाब और झील। ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। जबकि आधुनिक जल संरक्षण की विधियों की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, और शुष्क कृषि पद्धतियां आती हैं। का एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहली है आगोर। आगोर क्या होती है? घरों में वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाया गया छोटा आंगन आगोर कहलाता है। यानी कि घरों में वर्षा के संग्रहण हेतु एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है, जिसमें जो कि वर्षा जल संरक्षण की विधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान के घरों में एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है जो वर्षा के जल के संरक्षण को के लिए काम आता है, आगोर कहलाता है। दूसरा है मदार। मदार भी वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। यह आगोर या पायतन, आगोर का दूसरा नाम पायतन भी है। आगोर या पायतन का विस्तृत रूप है। आगोर या पायतन का विस्तृत रूप है। इसमें तालाब, झील बनाई जाती है। उसके आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाता है। साफ रख के उसमें वर्षा जल संरक्षण के लिए आसपास एक भूमि निर्धारित की जाती है। आसपास निर्धारित भूसीमा बनाई जाती है कि जिससे कि आसपास की भूमि का सारा पानी इकट्ठा होके एक झील में या तालाब में आ जाए, तो वो चीज कहलाती है मदार। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में ये विधि प्रचलित है। अगली है खड़ीन। भारत में विशेष प्रकार की कृषि, खड़ीन का संबंध किससे है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि भारत में विशेष प्रकार की कृषि, खड़ीन का संबंध किससे है, तो ये राजस्थान से है। राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान से है, और पश्चिमी राजस्थान में भी जिला विशेष पूछे तो जैसलमेर से है। इसमें क्या होता है, जो बालू का स्तूप होते हैं, मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में जो बालू का स्तूप होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, तो वहां पर जो बरसात पड़ती है, उस बरसात में जो जल आता है वो वर्षा का जल इकट्ठा होकर नीचे
की साइड में आके भर जाता है। नीचे एक जगह बनाई जाती है, समतल जगह बनाई जाती है जहां पे आके के ऊपर का पानी बह के आके वहां भर जाए। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के जल संरक्षण हेतु बहुउद्देशीय तकनीक खड़ीन कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण हेतु बहुउद्देशीय तकनीक खड़ीन कहलाती है। बहुउद्देशीय तकनीक कैसी? 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण हेतु बहुउद्देशीय तकनीक का विकास किया था, जो कि खड़ीन कहलाई। यानी कि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने जल संरक्षण के लिए एक बहुउद्देशीय तकनीक डेवलप की, का विकास किया, जो खड़ीन कहलाई। इसमें क्या करते हैं, जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं वहां से जो पानी बह के आता है, नीचे टीलों के नीचे गर्त में एक समतल भूमि कर दी जाती है या हल्का सा गड्ढा कर दिया जाता है। उस जगह पर समतल भूमि की जाती है, उस जगह पे आके पानी भर जाता है और उस जगह पर जो पानी भर जाता है उस पानी को पेयजल के तौर पर या सिंचाई के तौर पर काम में लेते हैं। जब वो पानी सूख जाता है और भूमि दलदली हो जाती है तो उस जगह पर फसल की जाती है, उस जगह पर खेती की जाती है, उसे खड़ीन कहते हैं। अगला है नेहटा या नेस्टा या नेहड़ा या नेड़ा। नेस्टा के नाम से आता है ये, इसे नेहड़ा, नेहड़ या नेड़ा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी जल संरक्षण, नदी, तालाब, झील के अतिरिक्त वर्षा जल को अन्य स्रोतों से स्थानांतरित करने की विधि को नेस्टा कहते हैं। यह अधिकतर ये जो काम किया जाता है जालौर जिले में लूनी नदी के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो नेड़ा का कार्य वहां पर होता है। वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है जिसे नेड़ा कहते हैं और ये लूनी नदी प्रदेश वाले क्षेत्र में अधिकतर होती है। इसमें क्या होता है, किसी नदी या तालाब या झील में जब वर्षा का जल ज्यादा भर जाता है, अतिरिक्त जल आता है, जैसे लूनी नदी में बरसात के टाइम पर खूब लूनी नदी में पानी की आवक होती है, जो अतिरिक्त पानी होता है उस अतिरिक्त पानी को नालियां बनाकर, छोटी छोटी नालियां बनाकर उस पानी को दूर तक ले जाकर खेतों में इकट्ठा किया जाता है या खेतों में लाया जाता है, जिससे कि वहां पर फसल बनाई जाती है। और ये नालियां बनाकर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की जो तकनीक है, ये तकनीक कहलाती है नेस्टा या नेड़ा। नेस्टा या नेड़ा या नेहड़ या नेहटा कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं झालर। वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है ये भी। राजस्थान में सर्वाधिक झालरा जो है जोधपुर में होती है। झालरा टाइप से जो पानी को स्टोर किया जाता है वो जोधपुर के अंदर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले होते हैं उन टीलों का पानी धीरे धीरे रिसके नीचे आता है, तो नीचे एक कुंड टाइप में बना देते हैं, छोटा सा कुंड बना देते हैं नीचे एक, उस कुंड में आके वो पानी सारा स्टोर हो जाता है। यानी कि उच्च भूमि क्षेत्र के वर्षा जल का रिसाव को संग्रहित या संरक्षित करने के लिए उच्च भूमि के पाद में या तलहटी में बनाया गया कुंड झालरा कहलाता है। दोबारा देखें, उच्च भूमि क्षेत्र के वर्षा जल के रिसाव को संग्रहित या संरक्षित करने के लिए उच्च भूमि के पाद या तलहटी में बनाया गया कुंड झालरा कहलाता है। झालरा का स्वयं का कोई आगोश नहीं होता, आगोर नहीं होता है, स्वयं का कोई आगोर नहीं है, बल्कि वो वर्षा का जल जो उच्च भूमि से रिसकर नीचे आता है वही इसका आगोर होता है। और जोधपुर में इस तरह के सर्वाधिक झालरा मिलते हैं। जोधपुर में सर्वाधिक इस तरह से जल संरक्षण के झालरा से जल संरक्षण किया जाता है।
इसके बाद है जोहड़। जोहड़ में क्या होता है कि किसी नदी के बहाव क्षेत्र में, जो बरसाती नदी होती है, बरसात के दिनों में तो उसमें काफी पानी चलता है, लेकिन बरसात के बाद उस जगह पे नदी का पानी सूख जाता है, उस जगह पर सूखी हुई जगह हो जाती है। तो नदी के बहाव क्षेत्र में जगह जगह छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, बहुत सारे कुएं बना दिए जाते हैं। और जब बरसात का पानी उस नदी में आता है तो वो सारे कुएं पानी से लबालब हो जाते हैं और पानी जमीन के नीचे उतर जाता है। जब वहां से नदी में से पानी सूखता है तो उन कुओं के पानी को वो काम में लेते हैं, कुओं के पानी को पेयजल और सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जोहड़ जो है मुख्यतः शेखावाटी प्रदेश में पाया जाता है और शेखावाटी प्रदेश के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। इनमें वर्षा के जल का संरक्षण हेतु अंतः प्रवाह क्षेत्र में बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। यानी किसी नदी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। और नाड़ा, नाड़ा होता है कच्चे की जगह अगर कुएं पक्के बना दिए जाए, कुएं को पक्का कर दिया जाए तो वो नाड़ा कहलाता है। जैसे शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी बहती है, तो कांतली नदी में कच्चे कुएं बना दिए जाते हैं तो वो जेहड़ कहलाते हैं, अगर उन कुओं को पक्का कर दिया जाए तो वो नाड़ा कहलाते हैं। इसी तरह से एक सर शब्द आता है, सर। सर कहते हैं छोटे तालाब को, छोटे छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। आगे हम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां के अंतर्गत नाड़ी। नाड़ी क्या होता है? छोटे तालाब को या पोखर को नाड़ी कहते हैं। सर्वप्रथम निर्माण महाराजा राव जोधा ने करवाया था नाड़ी का। इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है वो जोधपुर में है। और एक दूसरा शब्द आता है टोबा। टोबा क्या होता है? नाड़ी का विस्तृत रूप टोबा होता है। नाड़ी का विस्तृत रूप कैसे? अधिक गहरा तथा ऊपर से चतुर्भुजाकार या वर्गाकार बनाया जाता है, टोबा कहलाता है। यानी कि एक छोटा सा तालाब बनाएं, छोटा तालाब बना दें, तालाब में जल संरक्षण का कार्य करें तो वो नाड़ी कहलाता है। उस तालाब को अधिक गहरा कर दिया जाए और ऊपर से चौकोर कर दिया जाए तो वो टोबा कहलाता है। वो जल संरक्षण की विधि टोबा कहलाती है, जो कि जोधपुर में सर्वाधिक प्रचलन में है। आगे आता है कुई या बेरी। कुई क्या होती है? कुई तालाब और झील के पास लगभग 10-12 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर या गर्त खोदकर झील या तालाब के जल का जो रिसाव होता है, रिसाव होने की वजह से उसमें जो पानी आता है वो कुई या बेरी कहलाता है। यानी कि एक तालाब, कहीं तालाब होता है, तालाब के सहारे खोदा गया कुआं कुई कहलाता है। टांका, टांका क्या होता है? घरों में जल संरक्षण हेतु निर्मित कुंड टांका कहलाता है। आगे बात करते हैं हम झीलों की। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित विधि जो है वो झील है कि झीलों के थ्रू पानी को स्टोर किया जाता है, पानी का जल संरक्षण किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की झीलें। दोस्तों, राजस्थान में दो तरह की झीलें हैं, एक मीठे पानी की झील और दूसरी है खारे पानी की झील। जो मीठे पानी की झील है वो भी दो तरह की हैं, एक है प्राकृतिक झील और दूसरी है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील वो हैं जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की हैं और कृत्रिम झील वो हैं किसी मानव या शासक द्वारा बनवाई गई झील या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाया गया एक स्थान जहां पानी स्टोर रहता है, वो कृत्रिम झील कहलाते हैं। तो राजस्थान में प्राकृतिक झीलों की बात करते हैं और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण झील पुष्कर झील की हम बात करते हैं। पुष्कर झील जो है अजमेर जिले के अंतर्गत आती है, अजमेर जिले में है।
सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर या कोल्डर का उदाहरण है पुष्कर झील। लोनार झील के बाद, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, के बाद भारत की दूसरी बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। पुष्कर झील लोनार झील के बाद, लोनार झील महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर या कोल्डर का उदाहरण है हमारी पुष्कर झील। क्रेटर क्या होता है और कोल्डर क्या होता है? क्रेटर होता है ज्वालामुखी क्रिया से, जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी जो निकलती है तो उसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से को, जहां से ज्वालामुखी का लावा निकलता है, उस हिस्से पर जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। अगर ये गड्ढे का साइज बड़ा हो जाए, काफी बड़ा साइज हो जाए, तो कोल्डर कहलाता है। क्रेटर और कोल्डर एक ही चीज है। छोटे गड्ढे को, यानी छोटे स्थान को, छोटे गड्ढे को क्रेटर कहेंगे और बड़े गड्ढे को कोल्डर कहेंगे। दोनों ही ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। उसका मुंह होता है ज्वालामुखी का। पुष्कर झील को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पवित्र झील है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पवित्र झील है। इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। यानी कि पुष्कर झील के उपनाम हैं तीर्थराज, तीर्थों का मामा या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, इसको कहते हैं। वेदव्यास जी ने पुष्कर झील के किनारे पर वेदों को लिपिबद्ध किया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा प्रचलन है, ऐसे प्रचलन में है ये बातें कि वेदव्यास ने कि पुष्कर झील के किनारे पर बैठ के वेदों को लिपिबद्ध किया था, वेदों को लिखा था। और महाभारत की रचना भी यहीं पर बैठकर की थी, पुष्कर झील के किनारे पर ही की थी। पुष्कर झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है, सावित्री जी का मंदिर है, रमा वैकुंठेश्वर का मंदिर है, भृतहरि की गुफा है और कण्व मुनि का आश्रम है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर के किनारे पर है। सावित्री जी का या सरस्वती जी का मंदिर है, सरस्वती कहें या सावित्री का मंदिर कहें। रमा वैकुंठेश्वर मंदिर है, भृतहरि की गुफा है और कण्व मुनि का आश्रम भी पुष्कर में है। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव और पांडवों का मिलना भी इस जगह पर हुआ था। विश्वामित्र जी की तपस्या को इंद्र की अप्सरा मेनका द्वारा पुष्कर झील के किनारे पर ही भंग किया गया था। विश्वामित्र जी द्वारा जो तपस्या की गई थी, उसे इंद्र की अप्सरा मेनका ने जब भंग किया था, तो वो भंग इसी पुष्कर झील के किनारे पर किया था। मराठों ने बामन घाटों का निर्माण करवाया था यहां पर पुष्कर झील में 52 घाटों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक प्रमुख घाट है जनाना घाट। इस जनाना घाट पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन इस जनाना घाट पे किया गया था। तब से इस घाट का नाम बदल के गांधी घाट कर दिया गया था। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है। यानी कि पुष्कर झील के किनारे पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, जिसे रंगीला मेला अथवा कार्तिक मेला अथवा गुब्बारों का मेला कहते हैं। यानी कि पुष्कर झील के किनारे जो मेला लगता है, वो मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसे रंगीला मेला, कार्तिक मेला या गुब्बारों का मेला कहते हैं। पुष्कर झील की स्वच्छता हेतु 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। 1997 से लगातार अब तक पुष्कर गैप एक परियोजना चलाई जा रही है, जो कि पुष्कर झील की स्वच्छता के लिए चलाई जा रही है, कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2001 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झीलों के पुनरुद्धार हेतु, सौंदर्यीकरण हेतु, संरक्षण हेतु
की गुणवत्ता संरक्षण आदि की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की पुष्कर झील सहित 6 झील शामिल हैं। यानी कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2001 से भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा झीलों के पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण और संरक्षण और जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे राजस्थान में 6 झीलें हैं, जिनमें से एक पुष्कर झील भी है। अब बात करते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण झील की, वो है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू पर है, सिरोही जिले के अंतर्गत आती है। नक्की झील उड़िया के पठार पर स्थित है। उड़िया के पठार पर स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील ज्वारमुखी क्रिया से निर्मित है, क्रेटर है। यानी कि नक्की झील भी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर का उदाहरण है। मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था। देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया गया था, ऐसी मान्यताओं के अकॉर्डिंग नक्की झील के बारे में कहा जाता है। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल है। यहाँ पर गरासिया जनजाति माउंट आबू क्षेत्र में या सिरोही के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल जो है नक्की झील है। नक्की झील के किनारे पर नन रॉक या टॉड रॉक पाई जाती है। नन रॉक का मतलब है एक पहाड़ी चट्टान है जिसकी आकृति एक घूंघट की हुई औरत की तरह से दिखती है। घूंघट की हुई महिला जैसी दिखती है वो नन रॉक कहलाई है। और टॉड रॉक का मतलब है मेढक के समान आकृति वाली रॉक, एक चट्टान, मेढक की आकृति के समान आकृति वाली एक चट्टान टॉड रॉक कहते हैं। और नन रॉक एक महिला की आकृति जो घूंघट की हुई है के समान नन रॉक कहलाती है। यहीं पर रघुनाथ जी का मंदिर है, हाथी गुफा है और चंपा गुफा, राम झरोखा, ये सब यहीं पर है। एक सेकेंड। तो ये नक्की झील के बारे में था। नक्की झील एक ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर का उदाहरण है। देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर बनाया गया था। नन रॉक या टॉड रॉक यहाँ पर हैं, इसके किनारे पर हैं। रघुनाथ जी का मंदिर, हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोखा यहाँ पर इस झील के किनारे पर हैं। अगली बात करते हैं कोलायत झील की। कोलायत झील बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर की झील है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है इसके किनारे पर। कोलायत झील के किनारे पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। यहां पर पीपल के वृक्षों की अधिकता है और पीपल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे शुष्क राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील के किनारे पीपल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। कोलायत झील बीकानेर में। इसके बाद गजनेर झील है, यह भी बीकानेर के अंदर है और इसे दर्पण के समान दर्पण के समान दिखाई देती है। यानी कि दर्पण के समान दिखाई देने वाली झील कौन सी है, तो वो गजनेर झील है बीकानेर की। दर्पण के समान दिखाई देने का मतलब क्या है, इस झील के किनारे पर एक महल बना हुआ है। वो महल ऐसा के ऐसा परछाई के तौर पर पानी में दिखाई देता है जैसा कि एक दर्पण में दिखाई देता हो, इसलिए इसे दर्पण के समान दिखाई देने वाली झील कहते हैं। यानी कि झील के किनारे जो भी होता है वो पानी में प्रतिबिंब के तौर पर दिखाई देता है, इसलिए इसे दर्पण के समान दिखाई देने वाली झील कहते हैं गजनेर झील। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख झीलें मीठे पानी की, वो हैं नवलखा झील बूंदी में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, दुगारी या कनक सागर, दुगारी झील या कनक सागर
बूंदी में, गैब सागर डूंगरपुर में, मानसरोवर झालावाड़ में, कोडेला झालावाड़ में और पीथमपुरी सीकर में। एक बार दोबारा देखें, कोलायत झील बीकानेर में, गजनेर झील बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, दुगारी या कनक सागर बूंदी में, गैब सागर डूंगरपुर में, मानसरोवर झालावाड़ में, कोडिला झालावाड़ में और पीथमपुरी सीकर में। अब बात करते हैं हम कृत्रिम झीलों की। ये तो थी प्राकृतिक झीलें सभी। अब कृत्रिम झीलों की बात करते हैं तो कृत्रिम झीलों में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी झील जैसमंद झील की, जो कि उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली कृषि झील कहलाती है। राजस्थान की पहली कृषि झील कहलाती है जैसमंद झील। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि 1685 से 1691 ईस्वी के बीच महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। 1685 से 1691 के दौरान महाराणा जयसिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसे डेवर झील भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक डेवर नाका पड़ता है। उस नाके के माध्यम से इस झील में पानी आता है। गोमती नदी, बगार नदी और झूमरी नदी का। इस झील में 3 नदियों का पानी आता है, गोमती नदी, बगार नदी और झूमरी नदी। इन तीनों नदियों का पानी डेबर नाके के थ्रू आता है, इसलिए इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। इस झील के किनारे पर रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है और हाथी की पाषाण मूर्ति है। इस झील के पास रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है और हाथी की पाषाण मूर्ति है, यानी हाथी के पत्थर की मूर्ति है। जैसमंद झील के पूर्व में स्थित कटा फटा पाषाण पठार लासौड़िया का पठार है। जैसमंद झील के पूर्व की दिशा की ओर एक कटा फटा पठार है जिसे लासौड़िया का पठार कहते हैं, उदयपुर के अंतर्गत। इस झील से 2 नहर निकाली गई हैं। वो 2 नहर हैं भाट नहर और श्याम नहर, जो कि कृषि के काम आती हैं। कृषि सिंचाई के हेतु 2 नहर निकाली गई हैं, भाट नहर और श्याम नहर, जिनकी लंबाई 125 किलोमीटर के लगभग है। हम अभी बात कर रहे थे राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील। जैसमंद झील भारत की दूसरी कृत्रिम झील है, तो पहली कौन सी है? गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, जो कि कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। जैसमंद झील में 7 टापू हैं। जैसमंद झील के अंदर 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का मगरा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। जैसमंद झील के अंदर 7 टापू पाए जाते हैं। उनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का मगरा या बाबा का भांगड़ा। बाबा का मगरा या बाबा का भांगड़ा कहते हैं सबसे बड़े टापू को, जबकि सबसे छोटे टापू को प्यारी नाम से पुकारते हैं। इससे आगे बात करते हैं अब दूसरी झील की, वो है राजसमंद झील। तो राजसमंद झील जो है राजसमंद जिले में है। पहले ये उदयपुर जिले में थी, लेकिन बाद में जब राजसमंद जिला बन गया तो ये राजसमंद जिले में चली गई। 1662 ईस्वी में महाराजा राज सिंह ने इसको बनवाया था। 1662 ईस्वी में महाराजा राज सिंह द्वारा निर्मित है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले में आती है। इसमें गोमती, ताल और केलवा नदियों का पानी आता है। गोमती, ताल और केलवा नदियों का पानी इस झील के अंतर्गत आता है। घेवर माता द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। एक लोक देवी है, राजसमंद की एक लोक देवी है घेवर माता।
ऐसा कहते हैं जब इसको बनाया जा रहा था तो बार बार इसकी दीवार टूट जाती थी। तब उसके बाद घेवर माता को मनाया गया और घेवर माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई, तो ये झील बनके तैयार हुई। घेवर माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ऐसा कहा जाता है राजसमंद झील का। और घेवर माता का मंदिर इस राजसमंद झील के किनारे पर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, इस झील के किनारे पर मिला है। राज प्रशस्ति, जिसे नौ चौकी की पाल कहते हैं, नौ चौकी की पाल पर 25 संस्कृत के शिलालेख मिले हैं, जिन्हें राज प्रशस्ति कहते हैं। और इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट थे। राज प्रशस्ति के रचनाकार जो थे, जो 25 संस्कृत शिलालेख थे, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, राज प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो रणछोड़ भट्ट थे। इस राज प्रशस्ति में मुगल और मेवाड़ संधि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी बड़ी झील और महत्वपूर्ण झील पिछोला झील की, जो कि उदयपुर के अंदर है। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सन 1387 ईस्वी में, और उस बंजारे का नाम था पच्छ बंजारा। पच्छ बंजारा इस बंजारे का नाम था, और जो कि पिछोला गांव के किनारे पर है, पिछोला गांव में है, इसलिए इस झील को पिछोला झील कहते हैं। पिछोला गांव होने की वजह से इस झील को पिछोला झील कहते हैं। पिछोला झील का जीर्णोद्धार 1525 ईस्वी में राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील का जीर्णोद्धार 1525 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा करवाया गया था, लेकिन बनवाई गई थी पच्छा बंजारे के द्वारा 1387 ईस्वी में। पिछोला झील में सिसरमा नदी का पानी आता है। सिसरमा नदी का पानी पिछोला झील में आता है। पिछोला झील के पास में या पिछोला झील में दो महल बने हुए हैं। वो महल हैं, पहला महल है जग महल मंदिर और दूसरा है जग निवास महल। जग महल मंदिर और जग निवास मंदिर, ये जग महल मंदिर जो है महाराणा कर्ण सिंह ने बनवाया था, लेकिन इसका पूर्ण कार्य जो महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। बनवाना प्रारंभ महाराणा जगत सिंह ने किया था, लेकिन इसका कार्य इस दौरान वो खत्म हो गए थे, मर गए थे, और इस जग मंदिर महल का निर्माण कार्य पूरा जो करवाया था वो महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। और महाराणा जगत सिंह ने एक दूसरा महल ही बनवाया था जो जग निवास महल के नाम से कहलवाया था। पिछोला झील राजस्थान की पहली झील है जहां सौर ऊर्जा से नौकाएं संचालित हैं। वर्तमान में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नौकाएं पिछोला झील पर हैं, जो कि राजस्थान की पहली झील है जहां पर सौर ऊर्जा द्वारा नौका संचालित है। ये जगमहल मंदिर जो है, इस जगमहल मंदिर में शाहजहां ने, जिसका मूल नाम खुर्रम था, महाराजा शाहजहां ने दक्षिण दौरे के समय यहां पे आके शरण ली थी या विश्राम किया था। शाहजहां ने दक्षिण दौरे के दौरान इस महल में आके शरण ली थी, जगमहल मंदिर में, और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसलिए इस महल को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी जग मंदिर महल को कहते हैं। यानी कि उन्होंने इसको मंदिर को देखकर, इस महल को देखकर, जगमहल मंदिर को देख के ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जगमहल मंदिर में 1857 की क्रांति के दौरान भी महाराजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी। जो अंग्रेज नीमच की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों के डर से भाग आए थे और भाग के आके इस महल में छुप गए थे, जग मंदिर महल में 1857 की क्रांति के दौरान, जिसे कि महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें शरण दी थी।
अब बात करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील भी उदयपुर में है। 1680 ईस्वी में महाराजा जयसिंह द्वारा देवली तालाब का के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। 1680 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन 1888-89 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया। इसकी नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस झील की जो नींव है वो अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए यहां पर जो बांध बनाया गया है उसका नाम कनॉट बांध के नाम से जाना जाता है। कनॉट बांध के नाम से इस फतेह सागर झील पे बने बांध को जानते हैं। इस पर 3 टापू बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा टापू है उसे नेहरू उद्यान कहा जाता है, दूसरा टापू को सौर वेधशाला कहा जाता है और जो सबसे छोटा टापू है उसे जेट माउंटेन कहा जाता है। यानी कि जेट माउंटेन कहां पर है ऐसे कहें तो वो फतेह सागर झील में। अगर क्वेश्चन आता है कि जेट माउंटेन कहां है तो फतेह सागर झील में, या नेहरू उद्यान या सौर वेधशाला कहां पर है तो वो फतेह सागर झील में है। फतेह सागर झील स्वरूप सागर नहर फतेह सागर झील से फतेह सागर और पिछौला झील को आपस में मिलाने के लिए एक स्वरूप सागर नहर बनाई गई है और इस नहर के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। नटनी का चबूतरा कहां है? स्वरूप सागर नहर के किनारे। और स्वरूप सागर नहर कहां है? फतेह सागर झील और पिछौला झील को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्वरूप सागर नहर का निर्माण किया गया था। इसके बाद है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर में है। 1559 से 1564 के दौरान महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं। यानी कि उदय सागर झील जिसका निर्माण 1559 से 1564 के दौरान महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और ये उदयपुर के अंदर है। अगली है आना सागर झील, ये अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। राजा अर्णोराज के द्वारा सन 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तुर्की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु इसका निर्माण करवाया था। अर्णो सागर झील का निर्माण जब करवाया था कि तुर्की सेना से अर्णोराज की सेना की लड़ाई हुई थी, जिसमें अर्णोराज की विजय हुई थी और तुर्की सेना के खून से जो भूमि रक्त रंजित हो गई थी उसको साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां ने 12 दरी नामक संगमरमर की इमारत का निर्माण करवाया था आना सागर झील के किनारे पर। आना सागर झील के किनारे पर शाहजहां ने 12 दरी नामक संगमरमर की इमारत का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे सुभाष बाग कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। यहां पर जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण करवाया था और इस दौलत बाग में ही जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात इसी दौलत बाग में या सुभाष बाग में हुई थी, जो कि आना सागर झील के किनारे पर है। इसी दौलत बाग में या सुभाष बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार कहां किया था? तो दौलत बाग में किया था और यह दौलत बाग आना सागर झील के किनारे पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं फाय सागर की। फाय सागर अजमेर के अंतर्गत है। अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया गया था। अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया गया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान इस झील का निर्माण कराया गया था। अगला है बालसमंद झील, जोधपुर में है। गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव ने
जिसे बाउक भी कहते हैं, ने करवाया था। बालसमंद झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालकराव या बाउक द्वारा कराया गया था। और है कायलाना झील, ये भी जोधपुर में है। महाराज सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कायलाना झील जोधपुर में है, महाराज सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कायलाना और कायराना अलग अलग है। सिलिसेड झील ये अलवर के अंदर है, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सिलिसेड झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, अलवर जिले के अंदर है। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो हैं जैत सागर बूंदी में, तालाब शाही धौलपुर में, राम सागर धौलपुर में, तेज सागर प्रतापगढ़ में, मूल सागर जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर में और गजरूप सागर जैसलमेर में। ये भी कुछ मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं। एक बार दोबारा से देख लें इन सबको। फॉय सागर झील अजमेर में है, फॉय नाम के इंजीनियर के द्वारा निर्माण कराया गया था। बालसमंद झील जोधपुर में है, गुर्जर प्रतिहार शासक बालकराव द्वारा निर्माण कराया गया था। कायलाना झील जोधपुर के अंदर है, महाराज सर प्रताप सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। सिलिसेड झील अलवर में है, महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। जैत सागर झील बूंदी में है। तालाब शाही और राम सागर दोनों ही धौलपुर में है। तेज प्रताप सागर प्रतापनगर में है और मूल सागर, अमर सागर और राजरूप सागर तीनों ही जैसलमेर के अंदर है। मूल सागर, अमर सागर और गजरूप सागर जैसलमेर के अंतर्गत है। अब तक हमने मीठे पानी की झीलों को पढ़ा था। अब राजस्थान के खारे पानी की झीलों को देखते हैं। ये जो खारे पानी की झीलें अधिकतर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं और इसे पैथिस सागर का इनको अवशेष कहते हैं। और माइकासिस्ट चट्टानों पर ये झीलें पाई जाती हैं। जो खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं वो झील कौन कौन सी हैं? फलौदी झील है जोधपुर में, रेवासा झील है सीकर में, काछौर झील है काछौर सीकर में, डेगाना झील है नागौर में, कुचामन झील है नागौर में, ताल छापर झील है चूरू में, काबौद झील है जैसलमेर में, लूणकरणसर झील है बीकानेर में, डीडवाना झील है नागौर में, पंचपदरा झील है बाड़मेर में और सांबर झील है जयपुर में। दोस्तों, खारे पानी की जो झील हैं उनको एक बार दोबारा से देखें। खारे पानी की महत्वपूर्ण झील कौन कौन सी हैं? फलौदी जोधपुर, रेवासा सीकर, बाछौर सीकर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, ताल छापर नागौर, काबौद जैसलमेर में, लूणकरणसर बीकानेर में, डीडवाना नागौर में, पंचपदरा बाड़मेर में और सांबर जयपुर के अंदर खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं। काबोद झील की बात करें तो ये जैसलमेर में आती है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन की झील है। काबोद झील जैसलमेर में आती है और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है। आगे बात करते हैं लूणकरणसर की, बीकानेर के अंतर्गत है। राजस्थान या भारत की उत्तरतम झील है, ये उत्तरतम खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील जो है भारत की सबसे उत्तरी झील है, बीकानेर जिले में खारे पानी की। डीडवाना नागौर जिले के अंदर है। सोडियम सल्फेट का उत्पादन इस झील से होता है और यहाँ से जो नमक बनाया जाता है वो खाने योग्य नहीं होता है, बल्कि रंगाई, छपाई या चमड़े के उद्योग में काम आता है। इसके बाद बात करते हैं हम पंचपदरा झील की। पंचपदरा झील बाड़मेर जिले के अंदर है। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक यहां से मिलता है, खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक मिलता है यहां से 98%, जिसमें NaCl होता है और बाकी 2% भी इस तरह के लवण होते हैं जो कि मनुष्य के शरीर में फायदेमंद होते हैं।
यहां पर खारवाल जाति के लोग मोरली या मोरड़ी नामक झाड़ी का उपयोग करके इसे बनाते हैं। यानी कि पंचपदरा झील बाड़मेर जिले के अंदर है, खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक है। इसके अंदर 98% तक NaCl होता है इसमें। और खारवाल जाति के लोग मोरली या मोरड़ी झाड़ी का उपयोग करके यहां पर नमक तैयार करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सांभर झील की, जो कि जयपुर के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादन की झील है, सबसे बड़ी नमक उत्पादन की झील है, और ये एक रामसर साइट भी है। यहां पर एल्गी, शैवाल, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जिन्हें फ्लेमिंगो कहते हैं, सांभर झील के अंतर्गत। ये हमारी हुई झीलों का टॉपिक। अब हम बात करते हैं दूसरे परंपरागत स्रोत, जो कि दो महत्वपूर्ण टॉपिक और रह गए अभी हमारे, तालाब और बावड़ी, परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत। अभी तो हम तालाब की बात करें तो वर्षा जल संरक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुखतया जल संरक्षण में काम आती है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धार्मिक सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से भी ये तालाब महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास के कारण और जनसंख्या के दबाव के कारण तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। फिर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तालाब अभी भी हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं। राजस्थान में सामान्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में तालाबों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में तालाबों से 0.63% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। 1% से भी कम, यानी कि 0.63% क्षेत्र पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में तालाबों से सिंचाई के लिए उदयपुर रीजन में की जाती है, और जो सर्वाधिक जिला प्रसिद्ध है वो जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाबों की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख तालाब हैं मुरालिया तालाब, वानकिया तालाब, सोनपानी तालाब और पद्मिनी तालाब। ये सभी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। तेज सागर तालाब प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। कीर्ति मोरी बूंदी के अंदर है। हिंडोली तालाब बूंदी के अंदर है। बरेठा तालाब भरतपुर के अंदर है। और गढ़सीसर तालाब जैसलमेर के अंदर। एडवर्ड सागर डूंगरपुर के अंदर है। एक बार दोबारा से देखें, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर, एडवर्ड सागर डूंगरपुर, बारेठ तालाब भरतपुर, कीर्ति तालाब और हिंडोली, कीर्ति और हिंडोली तालाब बूंदी में, तेज सागर तालाब प्रतापगढ़ में, और मुरालिया, बानकिया, सोनापानी और पद्मिनी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ तालाब हैं महत्वपूर्ण। सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में जो तालाब हैं वो हैं काला सागर तालाब, सुख सागर तालाब और जंगली तालाब। काला सागर, सुख सागर और जंगली तालाब जो हैं सवाई माधोपुर के अंदर है। सुख सागर तालाब जो है सुख सागर नहीं, तालाबशाही तालाब धौलपुर के अंतर्गत है। धौलपुर में सुखशाही तो सवाई माधोपुर में ही था। सुख सागर तालाब हम सवाई माधोपुर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा तालाबशाही तालाब जो है वो धौलपुर के अंदर है। सरेरी तालाब भीलवाड़ा में है। बड़ी तालाब उदयपुर में है, जहां के मत्स्य बीज केंद्र है। बड़ी तालाब में उदयपुर जिले के अंदर मत्स्य बीज केंद्र बनाया गया है, जहां के मछली
पालन के लिए बीजों का उत्पादन किया जाता है। और लाखेरिया तालाब पाली के अंतर्गत है। इसमें एक महत्वपूर्ण तालाब है बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर, जहां के मत्स्य बीज केंद्र है। मत्स्य बीज केंद्र बड़ी तालाब उदयपुर के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम बावड़ियों की। तो बावड़ी होती हैं एक सीढ़ी, एक तालाब ही होता है, बड़ा सा तालाब होता है, पक्का तालाब, पक्का या कच्चा तालाब होता है, पक्का होता है अक्सर करके। इसमें सीढ़ियां बनाई जाती हैं अंत तक उतरने के लिए, जिसे बावड़ी या बापी कहते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण प्राचीन काल से किया जा रहा है। बावड़ी के निर्माण का उद्देश्य जल संरक्षण या पुण्य प्राप्ति होता है। विशेष प्रकार का जल स्रोत है। एक जल कुंड होता है जिसमें कई सारी सीढ़ियां होती हैं जो कि नीचे तक उतरने के लिए काम आते हैं। अपराजित प्रच्छा नाम का एक ग्रंथ है। अपराजित प्रच्छा नाम का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे भुवन देवाचार्य द्वारा लिखा गया है। भुवन देवाचार्य द्वारा रचित अपराजित प्रच्छा नाम का ग्रंथ है, जिसमें के बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार का उल्लेख किया गया है। बावड़ियों के 4 प्रकार का, बावड़ी 4 तरह की होती है। तो वो कौन कौन सी बताई हैं इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग? नंदा बावड़ी, 1 द्वार और 3 कूट वाली बावड़ी होती है नंदा बावड़ी। मनोकामना पूर्ण करने के लिए हेतु इस बावड़ी का निर्माण किया जाता है। दूसरी भद्रा बावड़ी, जिनमें 2 द्वार और 6 कूट होते हैं और ये सबसे सुंदर बावड़ी होती है। तीसरी है जया बावड़ी, जिसमें 3 द्वार और 9 कूट होते हैं। और चौथी है सर्वोत्मुख बावड़ी, जिसमें 4 द्वार और 12 कूट होते हैं। यानी कि अपराजित प्रच्छा के अनुसार 4 तरह की बावड़ियां होती हैं: नंदा बावड़ी, भद्रा बावड़ी, जया बावड़ी और सर्वोत्मुख बावड़ी। नंदा बावड़ी में 2 द्वार और 6 कूट होते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है, बनाई जाती है ये नंदा बावड़ी। नंदा बावड़ी में 1 द्वार और 3 कूट होते हैं। नंदा बावड़ी में 1 द्वार और 3 कूट। भद्रा बावड़ी में 2 द्वार और 6 कूट। जया बावड़ी में 3 द्वार और 9 कूट। और सर्वोत्मुख बावड़ी में 4 द्वार और 12 कूट होते हैं। अब कुछ बावड़ियों को देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध बावड़ी हैं, तो वो हैं, सबसे पहले बात करते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है आभानेर के अंदर, दौसा जिले में। दौसा जिले में आभानेरी बावड़ी भी कहते हैं इसको। चांद बावड़ी आभानेरी नामक स्थान पर दौसा जिले के अंतर्गत है। एक है तिलस्मा बावड़ी, इसे तिलस्मा बावड़ी भी कहते हैं। चांद बावड़ी को तिलस्मा बावड़ी भी कहते हैं, जो कि आभानेरी दौसा के अंदर है। और इसको गुर्जर प्रतिहार काल में निर्माण करवाया गया था। निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा गुर्जर प्रतिहार काल में तिलस्मा बावड़ी का या चांद बावड़ी का आभानेरी दौसा में निर्माण करवाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी है। इसके अलावा बूंदी की एक बावड़ी है काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या भावल देवी की बावड़ी, ये बूंदी जिले की कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं। काकी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी और भावल देवी की बावड़ी बूंदी जिले के अंदर है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर जिले के अंदर है। नौलखा बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले के अंदर है। तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और एक चट्टान की बावड़ी मंडौर के अंदर है, जोधपुर में। एक चट्टान से निर्मित एक चट्टान की बावड़ी मंडौर के अंदर है। इसके अलावा भी कुछ और बावड़ियां हैं। एक कांतना की बावड़ी है ओसिया जोधपुर के अंदर, कांतना की बावड़ी। लवण बावड़ी दौसा के अंदर है। जालब बावड़ी जोधपुर के अंदर है। मांझी की बावड़ी
आमेर जयपुर के अंदर। यदि कि बावड़ियों को एक बार दोबारा देखें तो चांद बावड़ी या तिलस्मा बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है, जिसे गुर्जर प्रतिहार काल की है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी और भावल देवी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। तापी बावड़ी, कांतना बावड़ी और एक चट्टान की बावड़ी जोधपुर में है। इसके अलावा लवण बावड़ी दौसा में, जालब बावड़ी जोधपुर में और माझी की बावड़ी आमेर जयपुर के अंतर्गत है। ये प्रमुख हमारे प्राचीन या परंपरागत जल स्रोत से जल संरक्षण की विधियां थी। अब बात करते हैं हम आधुनिक जल संरक्षण की विधियों की। तो आधुनिक टाइम पर जो जल संरक्षण की विधि हैं वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और दूसरा है बूंद बूंद सिंचाई या शुष्क सिंचाई। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, जिसे वर्षा जल संरक्षण कहते हैं, तो वर्षा जल को सीधे जमीन में उतारना, वर्षा जल को सीधे जमीन में उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं, जिसे कई तरीके से उतारा जा सकता है। एक तो सीधे पाइप के थ्रू वर्षा जल को नीचे जमीन में उतार दें, एक खाड़ी बनाकर रिचार्ज करें सॉरी वर्षा जल को सीधे जमीन में उतार दें, या खाड़ी बना के रिचार्जिंग विधि से उतारें, या कुओं में पानी को उतारें, वर्षा के जल के पानी को कुओं में डालें, या ट्यूबवेलों में पानी को उतारना, या टैंक में जमा करना। ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राजस्थान सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। 300 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक परिसर में जो संस्थान या प्रतिष्ठान या मकान बनेगा उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी। ऐसा अनिवार्य कर दिया है 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के संस्थान के अंतर्गत। इसी का एक दूसरा तरीका है शुष्क कृषि पद्धति, जिसमें फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आती हैं, जिसे कि इजरायली तकनीक भी कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा आधुनिक और पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां। तो ये टॉपिक भी हमारा आज समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। वीडियोस देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।